गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रीढ़ की हड्डी यह एकांकी पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और उमा के पिताजी रामस्वरूप पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। कमरा सजाया जा रहा है, हारमोनियम सितार भी कमरे में रखा जा रहा है। मेहमान आते हैं। मेहमानों से रामस्वरूप जी पूछताछ कर रहे हैं कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। लड़के से भी बातचीत होती है। लड़का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? फिर समझ कर कहते हैं, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद का यह कहना है कि वे लड़की देखने आए हैं और वह पहले बिजनेस की बात कर ले। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। यहाँ पर तकल्लुफ़ का अर्थ है शिष्टाचार यानी फॉर्मेलिटी। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ यानी पधारे हैं। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब बिजनेस की बातचीत की जाए, यानी वे लड़की देखने आए हैं तो वे वही देखते हैं। लड़की के पिताजी कहते हैं, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर को डांटते हुए कहते हैं कि झुककर मत बैठो, अपना ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ऐसे वे कहना चाहते हैं, लेकिन लड़की के पिताजी आ जाते हैं, इसलिए वे चुप हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसते हुए कहते हैं, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि वे कैसी चाय लेना पसंद करते हैं, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्हें आधा दूध, आधी चाय और ज़्यादा चीनी वाली चाय पसंद है। तो अपने पिताजी को ताना मारते हुए शंकर कहता है कि ज़्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। चू भी न करना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है एकदम शांत रहना। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को टैक्स लगाना है तो खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए, पर किसी की खूबसूरती की प्रशंसा की जाए तो उसे अपनी प्रशंसा अच्छी ही लगेगी और वह खुशी खुशी टैक्स दे देगा। यहाँ पर टैक्स के ज़रिए गोपाल प्रसाद ने बता दिया कि लड़की खूबसूरत होने पर भी उसे टैक्स यानी दहेज देना पड़ता है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। यहाँ पर बेढंग का अर्थ है बेढंग यानी विदाउट शेप। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। तश्तरी का अर्थ है छोटी प्लेट। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, यानी शंकर की तरफ देखकर वह कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर पूछता है, किस मामले में?
रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, यानी निहायत यानी अत्यधिक, यानी लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जायचा का अर्थ है यहाँ पर जन्म पत्र यानी कुंडली तो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। रामस्वरूप अपने जमाने की बात करते हुए कहते हैं कि हमारे समय में कुछ भी नहीं देखा जाता था कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, सुंदर सुशील, कुछ भी नहीं देखा जाता था। गोपाल प्रसाद भी रामस्वरूप की बातों से सहमत होते हैं। रामस्वरूप इस मामले में शंकर की राय जानना चाहते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बात नहीं करने देते और कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है और खूबसूरती इतना ही काफ़ी नहीं है, उनकी कुंडली भी मिलना ज़रूरी है और वह मिल ही गई होगी, इसीलिए आपने हमको बुलाया है। रामस्वरूप कहते हैं कि ठाकुर यानी भगवान के चरणों में मैंने कुंडली रख दी है, वह खुद ब खुद मिल जाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप हंसते हुए हाँ मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से आवाज़ लगाते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं, चश्मा? रामस्वरूप कहते हैं, जरा सकपका कर कहते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। सकपका कर यानी असमंजस में पड़कर। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे हैं, पर उनके विचार में लड़कियों को अधिक पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ सिलाई घर का काम आना चाहिए। जब उमा पान की थाली लेकर आती है और अपने पिता को देती है, तो उसकी आंखों पर लगा चश्मा देखकर दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखों में दर्द हो रहा था, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई के कारण तो चश्मा नहीं लगा है? प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी का अंतिम भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक एकांकी का जो भाग पढ़ाया गया उसके शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।